हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑफिशियल सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएसई एज वेल एज जो स्टेट पीसीएस का सिलेबस है उसके लिहाज से है। देन जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स के और मेंस के उसके लिहाज से है। और थर्डली हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है हमारी टीम का प्री मेंस एंड इंटरव्यू इवेंट सिलेक्शन का, तो उसके बेसिस में ये एनालिसिस हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें मैं चीजें आपको इन ब्रीफ समझाऊंगा, समरी के तौर पे ही बताऊंगा, फुल आर्टिकल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि चीजें ज्यादा एग्जैजुरेट हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या है, बिना एग्जैजुरेट किए हुए सिर्फ वो आइडियाज आपको बताऊंगा जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि चीजें हमें कैसे पढ़नी चाहिए और कौन से चीजों में गौर करना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो इन जनरल बातें हमें पूछता है, वो चाहे प्री हो या मेंस हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में और हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही आपका एक क्लास में लेते हैं। तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासरूम से जुड़ने के लिए, जिसमें हम आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स, उसी के साथ हम रेगुलर टेस्ट फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू प्रोवाइड करेंगे आपको। प्री के लिए मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस के लिए आंसर राइटिंग और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू। ओके, और बाकी जो भी क्लासेस आपको दी जाएंगी उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो आपका सिलेबस के मुताबिक होगा। क्लासेस जो होंगी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी और इसी के साथ हमारा इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है जिससे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो जुड़ सकते हैं। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर इसमें मेंशन है, आप इसमें कॉन्टेक्ट करके फर्दर डिटेल्स सीख कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 6002417488। ध्यान रखिएगा हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। काफी इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल, बात कर रहा है इट इज अबाउट प्रॉफिट फर्स्ट, लाइफ एंड सेफ्टी सेकंड। तो ध्यान रखिएगा ये जो आर्टिकल है जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट चल रहा है उसको क्रिटिसाइज करते हुए लिखा गया है कि अर्बन एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम आपकी दिखाई देती है और फिर आपके अर्बन एरिया में जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें प्रॉफिट को पहला मोटिव रखा जाता है, लाइफ एंड सेफ्टी सेकेंडरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप देखें जो हमारे शहर है उसमें जैसे वाटर पाइपलाइन की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि बिठाने के बाद ही वो क्या होता है, ब्रास्ट हो जाता है। ओके, जिसमें प्रॉफिट को ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि समहाउ चीजें हो जाए और उससे प्रॉफिट कमाई जा सके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, लाइक जो बिल्डिंग बनाया जाता है बहुत समय पे बिल्डिंग जो बाय लॉज है उसको फॉलो नहीं की जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक में बिल्डिंग कोलैप्स होना। ओके, फिर आप देखें तो जो शहर का प्लानिंग है उसमें ऐसा होता है कि आपके जो ड्रेनेज बनाई जाती है उसमें भी पहला प्रायोरिटी प्रॉफिट को ही दिया जाता है कि कम से कम कॉस्टिंग में क्या हो, सामान बनाई जाए। तो इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट पहला मोटिव होता है, लाइफ एंड जो सेफ्टी होती है वो सेकेंडरी मोटिव होता है। ओके, तो इसीलिए अभी क्या होना है, इसका उल्टा होना है कि लाइफ एंड सेफ्टी शुड बी प्राइम। ओके, इसको प्राइम इंपॉर्टेंस देना है एंड प्रॉफिट शुड बी सेकेंडरी। अगर अच्छा सर्विस हुआ, लोग ट्रस्ट करेंगे तो उसमें क्या है, प्रॉफिट तो आना ही है। ओके, तो इसीलिए लाइफ एंड सेफ्टी को हमें प्राइमेसी देना होगा। तो वही सभी चीजें इसमें कही गई है। तो अभी हम जो भी आर्टिकल पढ़ते हैं उससे थोड़ा हमें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन भी उसका देखना चाहिए कि हिस्टोरिकल अगर आप देखें इवोल्यूशन की कैसे अर्बन प्लानिंग हुआ था, तो इसमें आप एंशियंट समय पे देखें तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसकी जो अर्बन प्लानिंग थी, जो ग्रिड पैटर्न में सिटी का डेवलपमेंट था, या फिर आप जो उसके ड्रेनेज सिस्टम थे, काफी क्या थे, आज के समय से तुलना करें तो काफी एडवांस थे। लेकिन अगर आप कॉलोनियल लेगेसी देखें, जो अर्बन प्लानिंग था उसमें आपके ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट को ही सिर्फ फुलफिल किया गया था, नेवर डिजाइंड इन अ डेमोक्रेटिक क्राउड एक्सेस। तो डेमोक्रेटिक वे से
आपका डिजाइन नहीं किया गया था। उस समय भी जैसे स्लम की प्रॉब्लम थी, आज भी वो स्लम का प्रॉब्लम क्या है, आपकी कंटिन्यू है। जो मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं की गई है, वो चाहे बिल्डिंग बनाने में हो, या फिर वाटर सप्लाई में हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में हो, या फिर आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में ही क्यों ना हो। तो ये आप पास्ट का जो लेगेसी है वो देख सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हम देख सकते हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पोर है। उसको अपग्रेड करना, रेट्रोफिटिंग करना, रेट्रोफिटिंग मतलब जो पुरानी इमारतें हैं उसमें जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, ये सभी क्या है, सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि इनमें खर्चे ज्यादा होते हैं। फिर फायर सेफ्टी का जो एक्ट है, नॉर्म है, उनको भी फॉलो नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी नेशनल बिल्डिंग कोड है, उनको भी आपकी पूरी तरीके से उनको माना नहीं जाता है। इसलिए सेफ्टी क्या होता है, कंप्रोमाइज हो जाता है। और कॉमर्शियलाइजेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा देखा जाता है सिटी का। तो इसीलिए आप अभी ध्यान रखिएगा कि सिटी में अभी फॉर एग्जांपल हाल ही में जो स्टैम्पेड की घटना आई बेंगलुरु से, आईपीएल का जो चेयर चल रहा था, बिकॉज आपके जो बेंगलुरु टीम है उसने आपकी विजेता हासिल की थी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। या फिर आप रेलवे स्टेशन में जो स्टैम्पेड हुए थे ड्यूरिंग कुंभ मेला, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो प्लानिंग है वो काफी आपकी क्या है, लैगिंग उसमें देखी गई है। प्रॉफिट को प्राइमेसी दिया गया है, लाइफ एंड सेफ्टी को प्राइमेसी नहीं दिया गया है। तो पूरा चांसेस है कि जो आप ध्यान रखिएगा कि जो चीजें, जो इंसिडेंट्स हो रही है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, ओके, जो ह्यूमन लाइफ्स को स्टेक पे ला रही है, वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और न्यूज़पेपर में जो बार बार बना रहता है जो आर्टिकल, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन आपको क्या करेगा, इन जनरली डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन जनरली अर्बन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, इन जनरली आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। तब आपको क्या करना है, ये जो भी इंसिडेंट्स आपने 1-2 साल 4 साल 5 साल के अंदर देखा है, उनके आलम में आंसर को लिखना जरूरी रहेगा। विथ आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। ओके, आई होप इससे एक आपको आइडिया मिला है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मेंस में ज्यादातर पूछी जाती है। तो मैंने अभी डिजास्टर के बारे में बोला, अभी इकोनॉमी के बारे में बोला मैंने, ओके। फिर अभी सिविक्स के बारे में, जैसे रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए जब भी कोई इंसिडेंट होती है, लेकिन आपका क्या होता है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी और के ऊपर डाल दिया जाता है, ओके, जो ज्यादा जिम्मेवार नहीं रहती है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो ये जो आर्टिकल है ये मोस्टली मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ थ्योरीज को भी आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं जब आंसर लिखते हैं, स्पेशली जब ऐसे लिखते हैं, ओके, या फिर जो आप एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आंसर लिखते हैं, या फिर इन जनरली आप कोई आंसर लिखते हैं, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, आप एथिक्स का पॉइंट या फिर डिफरेंट जो थ्योरी है उसका एक छोटा सा टच दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत समय तो हमें नहीं मिलता है, 150 to 250 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना होता है जीएस पेपर 1 से लेके 3 इवन 4 में भी, केस स्टडी को छोड़ के। तो इसीलिए आपको क्या करना है, छोटा छोटा टच देना है ताकि आंसर का जो ग्रेविटी है वो बढ़े। तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो है बाय अमित्य सेन जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्योरी है बाय लॉक एंड रूसो, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, अर्बन प्लानिंग में, सिटी डेवलपमेंट में, ओके। तो इसमें कैपेबिलिटी अप्रोच में क्या है कि जो अर्बन प्लानिंग है, जो प्लानिंग बॉडीज है, उनका कैपेसिटी बढ़ाना है, ह्यूमन की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहता है कि आपका जो स्टेट है, इट मीन जो देश है और जो पॉपुलेशन है, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या है, जो डेवलपमेंट होगा वो सिटीजन के फेवर में होना चाहिए, ना कि किसी कैपिटलिस्ट के फेवर में होना चाहिए। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का अगर एग्जांपल देखें तो हमारे देश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें लिखा हुआ है पहले लाइन में ही, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वो एक क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। तो उसी तरह से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमेसी किसके ऊपर रहेगा, ह्यूमन के ऊपर रहेगा, वी द पीपल के ऊपर रहेगा, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। तो वो चीजें आप थोड़ा सा टच देंगे और ऐसे में भी थोड़ा सा इन सभी चीजों को मेंशन करेंगे तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है। देन जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके तहत क्या है, आपके सेंटर से लेके स्टेट देन लोकल गवर्नेंस लेवल तक डिजास्टर मैनेजमेंट की जो अथॉरिटी है वो दी गई है डिफरेंट लेवल पे। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ओके, और आपको एग्जाम में मेंशन भी करना जरूरी रहेगा, ओके।
चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट एंडिंग चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा ग्रीम है, स्पेशली जो आपके साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, स्पेशली आप साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहे तो ग्लोबल साउथ जो है, और हम ग्लोबल साउथ में ही आते हैं इंडिया। तो इंडिया के अंदर भी डिफरेंट स्टेट में ये जो चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम है ये अक्यूट है। इसमें आप कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं कि उनके फाउंडेशन ने चाइल्ड लेबर को इराडिकेट करने के लिए जो प्रचेष्टा हाथ में ली थी, उसके वजह से उनको क्या है, आपका इवन नोबेल प्राइज भी मिला है। इट मीन्स क्या है, हमारे देश में जो चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम है वो अभी भी ग्रीन है इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया, तो उसको दूर करना जरूरी है। तो ये आपके फॉर्मर जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, अशोक कुमार जी ने। तो इसमें अभी क्या है कि हम कैसे आपके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए, ओके, पॉपुलेशन के पार्टिसिपेशन के जरिए कैसे हम चाइल्ड लेबर को इराडिकेट कर सकते हैं, उसके बारे में ये लिखा गया है। और इसमें आपके तेलंगाना के भेलपुर जो एरिया है उसमें कैसे आपका चाइल्ड लेबर को एंड किया गया उसका स्टोरी लिखा हुआ है। तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने, अशोक कुमार जी उस समय डीसी थे तेलंगाना में, ये वेलपुर रीजन में, तो वहां कैसे चाइल्ड लेबर को इराडिकेट किया गया बाई आपका कोलैबोरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पीपल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इससे पता चलता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए कम्युनिटी लेड सक्सेस स्टोरी हम कैसे बना सकते हैं। और ये एक टेस्टिमोनी है कि दूसरे जो रीजन है वो भी चाइल्ड लेबर को इराडिकेट करे। अभी चाइल्ड लेबर का जो प्रॉब्लम है इसको इराडिकेट ना करे तो क्या प्रॉब्लम होगा, जो चाइल्ड है वो उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा। ओके, चाइल्ड के जो उनका बचपन है वो आपका खराब हो जाएगा। इवन क्या है, आपकी जो चाइल्ड है जो पढ़ेंगे नहीं, हार्श एनवायरनमेंट में काम करेंगे, ओके, तो वो रूड बनेंगे, इवन क्रिमिनल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। ओके, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बनाने के लिए जो चाइल्ड है वो पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स है, तो उनको पढ़ाई लिखाई देना सबसे जरूरी है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A है ये कहता है कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जो चिल्ड्रन है इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो हमारे देश में चाइल्ड लेबर अभी भी परसिस्टेंट क्यों है? ओके, तो उसको हमें क्या करना है, जड़ से ठीक करना है। और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज आपका सिविल सोसाइटी को एज वेल एज जो कम्युनिटी है उसको पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो वही आपका एक केस स्टडी है। तो अभी आप वेलपुर का केस स्टडी आप एथिक्स में मेंशन कर सकते हैं, देन आप ऐसे में मेंशन कर सकते हैं। ओके, फिर सोसाइटी की पार्ट में जीएस पेपर 1 में मेंशन कर सकते हैं। फिर जीएस पेपर 2 अगर गवर्नेंस के पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपके लॉ है, ओके, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986 जिसको आपका 2015 में अमेंड भी किया गया है ताकि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जा सके टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। ओके, तो इसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी लिंक कर सकते हैं कि एसडीजी जो आपका 8.7 है वो एलिमिनेट करने के बारे में बात करता है चाइल्ड लेबर का बाय 2025। तो ये टच आपको देना जरूरी रहेगा। फिर आप थोड़ा अगर डेटा देखें तो सेंसस 2011 ने एस्टिमेट किया है कि अबाउट 43.5 लाख चिल्ड्रन अभी भी क्या है, एंगेज है इन चाइल्ड लेबर, जो कि काफी एक आपका ग्रीम सिचुएशन को दर्शाती है, काफी दुखद सिचुएशन को दर्शाती है। ओके, देन अगर देश के अंदर देखें तो नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर है 19 आपका 87, फिर अमेंडमेंट किया गया 2016 को, फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया 2009 में। एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में जब आंसर लिखेंगे तब इन चीजों का रेफरेंस आपको देना होगा। और आप 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो है जिसमें आपका आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया, फिर आप आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल 24 एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है। ओके, तो बाकी जो आप देख सकते हैं कि जो भेलपुर मॉडल है उसमें कैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया था। 100 डे का मिशन था, डोर टू डोर सर्वे किया गया था। ओके, ब्रिज कोर्सेस लॉन्च किए गए थे ताकि आपका चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया जा सके। फिर पॉलिसी कैंपेन हुआ था एंड ग्राम सभा का जो अवेयरनेस क्रिएशन है उसको मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल से कैसे आपका रिवोल्यूशन ला सकते हैं, एक लोकेलिटी का कैसे प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।
ओके, रेजिस्टेंस टर्न टू ओनरशिप, की ओनरशिप लेना है। अभी आपके घर का चाइल्ड कोई लेबर में नहीं है, पढ़ाई कर रहा है, तो आपको देखना है कि कोई अलग बच्चा अगर लेबर कर रहा है तो वो आपके घर का ही बच्चा है, आपको ओनरशिप लेना जरूरी है, हमें ओनरशिप लेना जरूरी है। तो ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, बाकी थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इसमें क्या फिर से आप अगर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऐसे में लिखना चाहते हैं तो अमित्य सेन जी का कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में लिख सकते हैं कि ह्यूमन का कैपेसिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, स्किल देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो चाइल्ड है वो अभी लेबर में ना जाए, वो अच्छे से पढ़े लिखे, स्किल ले और बाद में अच्छी तरह से ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम कर सके। फिर गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है कि लोकल लोगों को आपका ट्रस्टीशिप लेना पड़ेगा। ओके, और जो एबल पीपल है उनको ट्रस्टीशिप लेना पड़ेगा, ताकि जो आपके पोर है, मार्जिनलाइज सेक्शन पॉपुलेशन है, उनकी जो आपकी हालत है उसमें सुधार लाई जा सके। फिर कम्युनिटी को भी एम्पावर करना जरूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात कर रहा है वायलेंट क्राइम्स बाय जुवेनाइल हैव इंक्रीज्ड इन इंडिया। ओके, तो अभी जुवेनाइल कौन होते हैं? जो अंडर 18 के बच्चे होते हैं उन्हीं को जुवेनाइल कहा जाता है। तो उनसे अगर कोई क्राइम हो जाता है, ओके, जाने में या फिर अनजाने में, तो मोस्टली अनजाने में ही होता है, और जानबूझ के जो क्राइम होता है तो वो क्राइम के लिए हम बच्चे के जगह सोसाइटी को, फैमिली को ओके, फिर जो आपका इंस्टीट्यूशन है लाइक स्कूल को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग का उसका एबिलिटी नहीं होता है जो बच्चा है 18 बिलो का। तो इसीलिए अभी क्या है, जो आपका जुवेनाइल है तो इनके बीच में क्राइम की टेंडेंसी पहले की तुलना में आज के समय पे बढ़ गई है। तो क्या रीजन है कि जुवेनाइल्स जो है वो क्राइम कर रहे हैं, और उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा हीनियस क्राइम। ओके, हीनियस क्राइम जैसे आपके मर्डर कर देना, फिर या फिर कोई मोलेस्ट करना, रेप कर देना, तो ऐसे जो घटनाएं हैं ये काफी अग्रिम सिचुएशन को दर्शा रही है कि जो आपके कमिट किए जा रहे हैं बाई जुवेनाइल। ओके, जो कि हम मानते हैं कि इनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं रहता है 18 तक। ओके, तो इसको लेके पूरा क्या मामला है इसमें, बाकी थोड़ा बहुत हम इसका डेटा देख लेंगे। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि आपके जो क्राइम है हमारे देश में 2022 का डेटा है कि नियरली 50% जो क्राइम है, 100 अगर क्राइम हुए हैं उसमें 50 जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा वायलेंट क्राइम है। जो मतलब क्या है, यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसे बच्चे कोई ऐसा क्राइम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ध्यान रखिएगा कि अभी आपका जो बिकॉज ऑफ अर्ली एक्सपोजर ऑफ इंटरनेट, ओके, या फिर आपका सोशल मीडिया, तो बच्चों को क्या है, उनका ग्रोथ समय से पहले हो रहा है, जो मेंटल ग्रोथ है। तो इसके लिए अभी क्या है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था जिसमें जुवेनाइल्स के आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में मेंशन था। तो जो आपका निर्भया आपका इंसिडेंट था 2012 का था मुझे जितना तक याद है, तो उसमें जो आपका निर्भया इंसिडेंट था उसमें जो जुवेनाइल था वो सबसे बड़ा कल्प्रिट था, लेकिन उसको क्या किया गया, उसको पनिशमेंट नहीं मिली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 की वजह से, क्योंकि वो बिलो 18 था। लेकिन 15 में क्या किया गया, उस एक्ट में सुधार लाया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, और उसमें एक आपका क्लॉज डाल दिया गया कि 16 टू 18 ईयर्स अगर हुआ और उसने हीनियस क्राइम किया तो उसको एडल्ट की तरह ट्रायल किया जा सकता है, अगर हीनियस क्राइम हुआ तो, मर्डर, रेप ऐसे क्राइम हुए तो। ओके, तो ये क्या दर्शा रहा है कि आज की जो प्रेजेंट आपकी सोसाइटी है उसमें जो कंडीशंस चेंज हो रहे हैं। ओके, और जुवेनाइल के जो आपके ग्रोथ के स्टेज में डिफरेंट जो इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हो या फिर अदर चीजों का इम्पैक्ट हो, तो उसके वजह से जो क्राइम बढ़ रही है उसके लिए ये प्रोविजन लाया गया है। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, तो ओके, इसका होने का क्या वजह है, तो इसमें कुछ थ्योरीज है। एक है आपका स्ट्रेन थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ब्रोकन विंडो थ्योरी। तो इसके हिसाब से क्यों जुवेनाइल जो है वो आपके हीनियस क्राइम कर रहे हैं, तो जुवेनाइल्स अनएबल टू अचीव कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स। तो हमारे सोसाइटी में क्या होता है, जुवेनाइल्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि आपके मेडिकल करना है, नीट निकालना है, ओके, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को निकालना है, तो एक बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है उनके ऊपर, स्ट्रेन रहता है, मेंटल स्ट्रेन।
और उस स्ट्रेन की वजह से भी क्या होते हैं, जब उनको अप्रूवल नहीं मिलता है सोसाइटी में, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्राइम कर बैठते हैं। तो इसलिए क्या है, सोसाइटी को, फैमिली को प्रेशर नहीं देना है। फिर नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोसाइटी से भी क्या है, एग्रेशन सीखते हैं। ओके, डिफरेंट तरह के वायलेंट बिहेवियर सीखते हैं, डिफरेंट तरह के वायलेंट कंटेंट से एक्सपोजर होता है। आज के समय पे आप देख सकते हैं, वीडियो गेम हो, वीडियो हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, ओके, या फिर डिफरेंट अदर वेबसाइट्स हो। तो उसके लिए क्या है, उनका एग्रेशन ज्यादा होता है। सोशल लर्निंग एक थ्योरी आप इसमें देख सकते हैं। फिर ब्रोकन विंडो थ्योरी में आप देख सकते हैं, माइनर नेग्लेक्ट इन कम्युनिटी नॉर्म्स कैन एस्केलेट इनटू सीरियस क्राइम। तो इसीलिए क्या करना है, सोसाइटी को छोटा से छोटा चीजों में जुवेनाइल के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ताकि उनका बिहेवियर जो है, उनका एटीट्यूड है जो, वो पॉजिटिवली शेप हो सके, और जो नेगेटिविटी है वो दूर हो। क्योंकि जुवेनाइल एज, चाइल्डहुड एज, इसी समय पे क्या होता है, बच्चों का एटीट्यूड, बिहेवियर, ये फॉर्मेशन होता है। वो चीजों को सही गलत जो परखने का जो ताकत है, वो इसी समय उन चीजों का, उनका लर्निंग डेवलप होते रहता है। तो इसीलिए गलत लर्निंग लेंगे तो क्या है, क्राइम बढ़ेगा। ओके, तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। एथिक्स में पूछा जा सकता है, ऐसे में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसीलिए इन सभी चीजों को, रीजन को ध्यान में रखना जरूरी होगा। और बाकी इसमें कुछ डेटास मेंशन की गई है, इसको देख लीजिएगा। ओके, एमपी, छत्तीसगढ़, इन रीजन में केसेस बहुत ज्यादा है। ओके, इधर इधर देख सकते हैं, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन रीजन में जो आपकी क्राइम है वो बहुत ज्यादा देखी गई है बाई जुवेनाइल। ओके, तो करना क्या है, क्या क्या फैक्टर है वो सभी मेंशन किए गए हैं। रीजन क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आइडेंटिटी क्राइसिस, ब्रोकन फैमिली, आजकल फैमिली भी टूट रही है बिकॉज ऑफ डाइवोर्सेस। ओके, फिर लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, इमोशन का जो इंटेलिजेंस है वो भी इनके अंदर नहीं रहता है, क्योंकि सिखाई नहीं जाती है। फिर डिजिटल एक्सपोजर होता है, जिसमें क्या है, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसमें वायलेंस को क्या है, बहुत ज्यादा आपका दिखाया जाता है। गेमिंग जो है, ऑनलाइन कम्युनिटीज है, इनके वजह से वीक सोशल सेफ्टी नेट्स है। ओके, मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। तो रिफॉर्म्स में क्या करना है, इन्हीं का उल्टा आपको लिखना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, तो ध्यान रखिएगा, मेंस के लिहाज से ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, वाई सी शंकरन नैयर जी लेगेसी कैनॉट बी कंपार्टमेंटलाइज। तो इसमें जो सी शंकरन नैयर जी है, ये आपके फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। ओके, कांग्रेस में थे और मॉडरेट लीडर थे। तो इनका जो आपका कंट्रीब्यूशन है उस समय में, पैरेलल टू अदर लीडर्स, वो चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत समय पे हम किताब में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को ही पढ़ते हैं, लेकिन आज के समय पे क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आपके जिनको कम काउंट किया गया है, उन लीडर्स के बारे में भी जिक्र करता है, पूछा जाता है, तो पूछा जा सकता है। तो अर्ली पब्लिक लाइफ अगर देखें तो एज ए जज इन द मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, और बाद में प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन 1897। ओके, और ये आपके जो गांधी जी थे हमारे, उनके ऊपर इन्होंने एक किताब भी पब्लिश की थी, गांधी एंड एनार्की, इन 1922। इन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया, गांधी जी का जो मेथड है स्पेशली उसको क्रिटिसाइज किया, गोल को क्रिटिसाइज नहीं किया। जो गोल गांधी जी अचीव करना चाहते थे, फ्रीडम अचीव करना चाहते थे, सफाई अचीव करना चाहते थे, कास्ट सिस्टम को दूर करना कास्ट सिस्टम का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करना चाहते थे। ओके, तो इसमें अभी क्या है, कभी नैयर जी के बारे में पूछ लिया जाएगा, ओके, प्रीलिम्स में, और कह दिया जाएगा कि गांधी जी के थॉट्स के साथ इनका अलाइनमेंट था, गांधी जी को इन्होंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया था, तो वो स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस में ही हम क्या है, करके अच्छे मार्क्स बना सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, ये सभी चीजें पढ़नी जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जो शंकर नैयर जी थे, वो आपके मॉडरेट अप्रोच के थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच को फॉलो करते थे। ओके, और आपके इसके अलावा भी अगर देखें तो कुछ और चीजें आप देख सकते हैं। लिबरल थे वो, ओके, फिर आपके नेशनलिस्ट थे, फिर सेकुलरिज्म को बिलीव करते थे, ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। तो एडवोकेटेड है सेकुलर स्टेट, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ओके, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अपोज किया था, कास्ट लॉ को अपोज किया था। ओके, तो ये सभी चीजें अभी आप ध्यान रखिएगा कि कभी मेंस में भी पर्सनालिटी ड्रिवन क्वेश्चन पूछी जाती है। ओके, लेस लाइकली है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, तभी आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक दो बार भी पढ़ेंगे ना तो चीजें ध्यान में रहेंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल सिंपल है, छोटा सा है, व्हाई वाज माल्टा गोल्डन पासपोर्ट स्कीम स्क्रैप। अभी क्या है, प्रीलिम्स में कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि न्यूज में बना हुआ है कि गोल्डन पासपोर्ट
जो स्कीम है हाल ही में किसने स्क्रैप किया? इट इज बाय माल्टा। फिर आपको पूछ लिया जाता है कि गोल्डन पासपोर्ट रेफर्स टू, तो गोल्डन पासपोर्ट क्या है? तो इसी में मेंशन किया हुआ है, देखिए, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट नोन एज गोल्डन पासपोर्ट। तो गोल्डन पासपोर्ट क्या होता है? सपोज अभी आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप इंडिया में रहते हैं और आपने क्या किया, यूएसए में जाके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, ओके, या फिर किसी और स्टेट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उस स्टेट में क्या है, आपकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, देश में आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बहुत सारे देश के पास ये ऑप्शन रहता है गोल्डन पासपोर्ट का, कि वैसे जो सिटीजन्स है बाहर के, उनको परमानेंट रेसिडेंसी दे दिया जाता है और सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। उसी को कहा जाता है गोल्डन पासपोर्ट। तो अभी ये गोल्डन पासपोर्ट को लेके क्या है, यूरोप में आपका थोड़ा सा डिस्कशन हुआ या फिर कंसर्न में आया। क्यों? क्योंकि जो माल्टा है ये एक नेशन है यूरोप रीजन में। तो माल्टा अभी किसका एक मेंबर है? यूरोपियन यूनियन का। ओके, यूरोपियन यूनियन जो आपका 27 देशों का एक समूह है। ओके, जो पूरा ईयू के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपके पॉलिटिकल पॉलिसीज, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, ये सभी बनाती है। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, अपोज किया कि माल्टा का जो गोल्डन पासपोर्ट स्कीम है ये क्या करेगा, माल्टा का सिटीजन बनना मतलब यूरोप रीजन का सिटीजन बन जाना। ओके, और यूरोपियन यूनियन के जो देश है वो क्या है, फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरे देश में माइग्रेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये दूसरे देशों का इंटरेस्ट वायलेट करता है। तो यूरोपियन यूनियन ने अपोज किया कि आपका माल्टा का सिटीजनशिप मिलना मतलब यूरोपियन यूनियन का रीजन का सिटीजनशिप मिल जाना। तो ऐसे सिटीजन को कॉमर्शियलाइजेशन करना पैसे के बेसिस में, इन्वेस्टमेंट के बेसिस में सही नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप का कनेक्शन कल्चर से है, हिस्ट्री से है, लैंग्वेज से है। ओके, तो वो एक काफी आपका अहम पहलू है जिसको देखा जाना जरूरी है, जिसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो वही बातें इसमें कही गई है कि सिटीजनशिप का कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होना है, कि पैसे इन्वेस्ट कितना किए वो मैटर नहीं करता है। सिटीजनशिप के लिए व्हाट मैटर्स इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो कैसे डेवलप होगा? थ्रू कल्चर, थ्रू लैंग्वेज। ओके, तो वो उसको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए क्या किया गया, हाल ही में आपके इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, स्ट्राइक डाउन माल्टास गोल्डन पासपोर्ट स्कीम, जिसको 2020 में लिया गया था। तो ये क्या कर सकता है, डेमोग्राफी को चेंज कर सकता है। तो ये काफी कंसर्न था। तो अभी ऐसे कंसर्न वाली चीजें एग्जाम में वन लाइनर पूछी जा सकती है, या फिर आप मेंस में भी कहीं जिक्र कर सकते हैं। ओके, फिर अगर कभी कॉन्सेप्ट आ गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर, ओके, आपको कमेंट करना होगा, लिखना होगा, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना जरूरी है, ताकि आप 150 वर्ड्स में चीजों को लिख सके। बाकी पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बैड ब्लड। तो इसमें यह आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो अभी अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल रूट देखे, तो जो आपका अर्ली टाइज है इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो कॉर्डाइल था, मतलब अच्छा था। लेकिन 70s और 80s में रिलेशन खराब हुआ। उसका मेन रीजन था कि हमने 74 में ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया था, जिसके तहत हमने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण-1। 1998 में हमने, सॉरी ये शक्ति नहीं, ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, 1974। ओके, 1998 ऑपरेशन शक्ति था, जिसमें हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो उसके बाद क्या किया आपने, सैंक्शंस, आप देख सकते हैं इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देना बाय कनाडा, और रिलेशन खराब हो गया था। कनाडा ने डिसअप्रूवल जताया था। ओके ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1970 से 80 तक रिलेशन में फॉल आउट आया। फिर जो खलिस्तान को लेके जो इशू हुआ 1985 में, जो एयर इंडिया में बॉम्बिंग हुई, उसके बाद कनाडा ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया था। फिर रिसेंट टेंशन अगर देखें, जो हरदीप सिंह निज्जर है, उनको इंडिया ने आपका टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कनाडा में वो एक कम्युनिटी लीडर थे। तो इनको लेके भी क्या है, कनाडा ने एक्यूज किया कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था, जबकि इंडिया ने इसको नकारा है। तो इसके वजह से रिलेशन खराब हुआ दोनों देशों के बीच में। ओके, टीट फॉर टैट हुआ, डिप्लोमेटिक एक्सपल्शंस देखे गए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, G7 का मीटिंग होने वाला है कनाडा में। तो उसमें जो अभी नए पीएम है, मैं थोड़ा उनका नाम मिस कर रहा हूँ, कुछ कार्नी था। ओके, तो उन्होंने इनवाइट किया है। तो अभी इसमें क्या है कि इंडिया कनाडा का रिलेशन इंप्रूव किया जा सकता है, अगर इस पॉइंट से हम देखें तो। छोटा सा आर्टिकल है, तो इन फ्यूचर इंडिया कनाडा का रिलेशन पूछा तो उसमें ये सभी चीजें जिक्र कर सकते हैं। और इसमें एक हमने आपको आंसर भी दिया है।
ओके, मॉडल आंसर है, इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस एंड टेक के अंदर एक थीम है, इन जनरल टॉपिक है। ओके, तो अभी एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा, एआई को लिंक कर दिया जाएगा डिफरेंट सेगमेंट से, या फिर जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है कि एआई का क्या यूजफुलनेस है, कैसे ये बैन हो सकता है या फिर बूम हो सकता है। तब आपको हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्टर में, गवर्नेंस के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप एआई के बारे में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्पेशली हेल्थ केयर के सेगमेंट में मेंशन किया है कि एआई का इस्तेमाल करके हम हेल्थ केयर सेगमेंट में क्या अचीवमेंट पा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एआई का इस्तेमाल करके हम पहला क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके, प्रिसीजन तरीके से। दूसरा, एआई का इस्तेमाल करके हम दूसरा क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, रोबोटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। थर्डली, एआई का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, आपके जो हमारे मेडिसिन का डेवलपमेंट है, मेडिसिन के ऊपर आर&डी कर सकते हैं, प्रिसीजन मेडिसिन बना सकते हैं। ओके, और पेशेंट वाइज हम आपका मेडिसिन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम जिक्र कर सकते हैं। ओके, फिर ये सभी चीजें उसमें मेंशन रहेगी। और इसका नेगेटिविटी में भी आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको एआई सरपास नहीं कर सकता है। ओके, ह्यूमन इंटेलिजेंस है या फिर ह्यूमन इमोशंस है, ह्यूमन फीलिंग्स है पेशेंट को लेके, वो आपकी मिस नहीं की जा सकती है। प्लस आपका क्या है, इसमें और एक प्रॉब्लम देखे तो हम एआई के इस फील्ड में अभी भी क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा आर&डी चाहिए। तो इन सभी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। और स्टेप्स टेकन में गवर्नमेंट ने कैसे एआई पॉलिसी ली है, नीति आयोग ने कैसे एआई मिशन लिया है। ओके, इसके ऊपर जो बजटरी एलोकेशन है, इन सभी चीजों को आप इन जनरल मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अवॉइड इट्स गेज फ्रॉम कास्ट, पॉवर्टी एंड इनजस्टिस। तो इसमें कहा है बाय सीजेआई बी.आर. गवई जी ने कि हम सुप्रीम कोर्ट, ओके, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आपके कास्ट, पॉवर्टी और इनजस्टिस के साथ हमेशा है। ओके, इन सभी चीजों को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी जो है स्पेसिफिक प्रोविजंस रखी गई है कि कास्ट को खत्म करना है, जैसे आर्टिकल 17 कहता है। ओके, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी या फिर राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देन पॉवर्टी को दूर करने के लिए भी आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 में आपका रिजर्वेशन एजुकेशन के लिए, आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन इन जॉब में। फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो सीधा सीधा कहता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक वीक है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स लेना है। और अगर कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है दूर हुआ, पॉवर्टी का प्रॉब्लम दूर हुआ, फिर जो इनजस्टिस है वो तब क्या होगी, दूर हो जाएंगी। ओके, तो ये सभी चीजें आप क्या कर सकते हैं, इस सीजेआई ने इन सभी बातों में गौर किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऑपोजिट नहीं जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सभी चीजें मेंशन ही है, कॉन्स्टिट्यूशन का गोल ही है। ओके, तो हम जब प्रियम्बल पढ़ते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सभी चीजें मेंशन की गई है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी आप डिफरेंट थिंकर के बारे में मेंशन कर सकते हैं, जैसे जॉन रॉल्स जी ने क्या कहा था कि जस्टिस एज फेयरनेस। ओके, फेयर रहा सोसाइटी तो जस्टिस मिल ही जाएगा। उसके बाद उन्होंने अफॉर्मेटिव एक्शन जैसे रिजर्वेशंस के बारे में बात की थी। ओके, फिर आर्टिकल 39B 38 को आप लिंक कर सकते हैं, 38 वेलफेयर स्टेट के बारे में कहता है। तो जॉन रॉल्स साहब पॉलिटिकल थिंकर, उन्होंने क्या कोर फिलोसफी दी, ओके, उससे इंडिया में कैसे लिंक होके रखा है चीजें। फिर B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने भी कहा था कि सोशल जस्टिस रूटेड है हमारे देश में, तो कास्ट को दूर करना होगा, एनहिलिएशन करना होगा कास्ट सिस्टम का, और डेमोक्रेटिकली हमें देश को डेवलप करना होगा। और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से देश डेवलप नहीं होगा, हमें आपका सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी लाना होगा, सोशली इकोनॉमिकली सभी को इक्वली एम्पावर करना होगा। और उन्हीं के आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से आर्टिकल 17 भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इंक्लूडिंग 15 देन 14, ये सभी देख सकते हैं। फिर रोनाल्ड डॉकिन, ये भी आपके पॉलिटिकल फिलोसोफर है, इन्होंने भी कहा है कि राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, राइट्स आर ट्रम्प्स, मतलब आप जब राइट्स मिलेंगे तो जीत हासिल होगी। हर व्यक्ति का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। फिर एंटोनियो ग्राम्स्की जो है, ये भी पॉलिटिकल थिंकर है, मार्क्सियन थिंकर है,
तो इन्होंने कल्चरल हेजिमोनी के बारे में कहा है कि कल्चरल हेजिमोनी क्या करती है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी लाती है। कोई एक पर्टिकुलर डोमिनेंट कास्ट है, उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में अगर डोमिनेंस रखा है तो वो क्या करेगा, आपका इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा। इसीलिए क्या करना है, जो कल्चरल हेजिमोनी है उसको आपका रीडिफाइन करना है। ओके, तो वही सभी चीजें। फिर आपका इसमें मार्था नुसाबाउम, ये भी आपके अमेरिकन फिलोसोफर है, तो इन्होंने भी अमर्त्य सेन जी की तरह ही कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में कहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि हम ये पढ़ के क्या करेंगे, यही आपके आंसर में डिफरेंस लाएगा। आप देख सकते हैं इनका थॉट, इनका कोर फिलोसफी क्या की कंसेप्ट है और क्या रेलेवेंस है इंडिया के लिए। तो ऐसे में अगर आप इन 4-5 मतलब फिलोसोफर्स के नाम और आपको कोई याद है तो लिखते हैं, तो आंसर की जो ग्रेविटी है वो बढ़ती है। ओके, एक आपका सिविल सर्वेंट जैसा आंसर आपको मतलब आपका आंसर वैसा दिखेगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करना जरूरी है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो बाकी ध्यान रखिएगा, सभी को इसमें खोल के दिखाया गया है, जॉन रॉल्स जी के बारे में, ओके, बाकी बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में, तो इसको एक बार आप पढ़िएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिगोरस एंड ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज सेज सीईसी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी इंटरैक्ट कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के साथ, वो भी कहाँ पे, स्वीडन में, स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में। तो वहां पे उन्होंने जो चीजें जिक्र की वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन इसमें हमें अभी देखना क्या है कि हमारा क्या हिस्ट्री रहा है। पहला इलेक्टोरल रोल कब प्रिपेयर किया गया था, 1950-60 में प्रिपेयर किया गया था। फिर 1960 ऑनवर्ड्स इसको और रिफाइन किया गया। 1990 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड आ गया, जो अभी आप इस्तेमाल करते हैं, ताकि बोगस जो वोटर्स है उनको हटाया जा सके, जो घोस्ट वोटर्स है, मतलब जो डुप्लीसिटी है उसको कम की जा सके। फिर 2000 के बाद देखिए तो आपका आईटी को इंटीग्रेट किया गया। ओके, उसमें आप वोटर हेल्पलाइन नंबर, फिर जो ऐप है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आपका रजिस्टर कर सकते हैं वोट का नाम को। ओके, कोई मृत व्यक्ति है तो उसका नाम को हटा सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। 2019 के बाद क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जीआईएस मैपिंग का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सभी चीजें इलेक्टोरल रिफॉर्म करके एक आपका सिलेबस में पार्टी है जीएस पेपर 2 में, तो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा, उसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया यूएस इंच क्लोजर टू लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी इंडिया यूएस के बीच में भी क्या है, एक टैरिफ वार सा चल रहा है। टैरिफ बहुत हाइक किया गया है, फिर भी क्या है, जो टैरिफ है उसको 9 जुलाई तक हॉल्ट किया गया है। इट मीन्स 9 जुलाई तक क्या करना है, दोनों देश को जो आपका टैरिफ का प्रॉब्लम है उसको दूर करना है। ओके, हमें भी थोड़े चीजों में कंसेशन देनी है यूएसए को, और यूएसए को भी कंसेशन देना है इंडिया को। तो यूएसए को कंसेशन देना है स्पेशली हमारे जो स्टील है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं, ओके, उनमें। और हमें कंसेशन किस में देनी है, फूड प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। लेकिन हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ज्यादा कंसेशन नहीं दे सकते हैं, नहीं तो हमारा जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल मार्केट है वो कोलैप्स हो जाएगा। और ये क्या करेगा, हमारे देश में एक नया इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रूरल डिस्ट्रेस, ओके, रूरल लाइवलीहुड में इम्पैक्ट डालेगा। और रूरल लाइवलीहुड में इम्पैक्ट पड़ा तो रूरल लाइवलीहुड इम्पैक्टेड हुआ तो हमारा जो डिमांड है देश का उसमें इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल इकोनॉमी को ये हार्म करेगा। तो इसीलिए डिस्कशन चल रहा है कि कैसे क्या होना है। तो बाकी थोड़ा हिस्टोरिकल, इंटरनेशनल थ्योरी, ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। ओके, और कौन से चीजों में टैरिफ को लेके इश्यूज है, स्टील एल्यूमिनियम को लेके, एग्रीकल्चरल मार्केट को लेके, ओके, फिर डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स को लेके, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, डेटा लोकलाइजेशन का नॉर्म्स रखना चाहते हैं, जो यूएसए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फार्मा को लेके आपका जो प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है या फिर पेटेंट को लेके क्या है, एक प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो स्टील एल्यूमिनियम का जो स्टेटस है अभी तक अनरिजॉल्व है। एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस को लेके अभी भी क्या है, विवाद स्पर्श है, कॉन्टेंशियस ही है। फिर डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स को लेके अंडर नेगोशिएशन है। ओके, तो इसमें हम जो आपका गूगल टैक्स है या फिर ई टैक्स है उसको घटाने की बात कर रहे हैं, और आईपीआर को प्रोटेक्शन देने की बात भी कर रहे हैं। तो पार्शियल इसमें एक कन्वर्जेंस देखा गया है। तो ये सभी चीजें इन फ्यूचर पूछा जा सकता है इंडिया यूएस के रिलेशन में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल को कई बार पहले मैं समझा चुका हूं, लेकिन रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इसको लिया है कि आपका कास्ट सेंसस होना है। ऐसे तो ओवरऑल पॉपुलेशन सेंसस होना है। पॉपुलेशन सेंसस के अंदर क्या किया जाएगा, कास्ट डेटा भी ली जाएंगी ओबीसी की। अभी तक एससी एसटी का लिया गया है,
लेकिन ओबीसी का नहीं दिया गया है। और ओबीसी के अंदर भी क्या है, डिफरेंट सब कास्ट है जो सोशियो इकोनॉमिकली वीक है, तो उनका डेटा जब कलेक्ट किया जाएगा तो उससे क्या है, पता चलेगा कि कौन से ग्रुप जो है ज्यादा मार्जिनलाइज है या फिर वल्नरेबल है, और उनके लिए टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन वेलफेयर स्कीम्स ली जा सकेंगी। टारगेटेड तरीके से रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जा सकेगा, ताकि क्या की जा सके, सभी पॉपुलेशन का इंक्लूसिव डेवलपमेंट को एंश्योर किया जा सके। बाकी हिस्ट्री जो मैंने पहले भी बताया है वही सभी चीजें आप देख सकते हैं। 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था अंडर लॉर्ड मायो, फिर 1881-2 से आपका क्या हुआ, हमारा सेंसस चालू हो गया सिंक्रोनाइज तरीके से, और तभी से क्या है, कास्ट सेंसस भी किया जाने लगा था। ओके, तो लेकिन 1931 में कास्ट सेंसस को रोक दिया गया एक्सेप्ट एससी एंड एसटी। ओके, फिर मंडल कमीशन आया 1980 में, जिसमें ओबीसी का रिजर्वेशन रखा गया। तो इसमें अभी क्या है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया गया उसमें नया डेटा नहीं है, तो नया डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये सभी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और 2 स्टेट आपके बिहार, तेलंगाना, ओके, इंक्लूडिंग कर्नाटका ने भी अपने खुद के स्टेट लेवल कास्ट सर्वे किए हैं, तो इनके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने कास्ट सर्वे लॉन्च किया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो बाकी थोड़ा बहुत हमने इसमें क्वेश्चन भी दिया है प्रोबेबल, जो पूछा जा सकता है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, इससे आइडिया बनेगा आपको। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।